हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन सी विधि, व्यय विधि। ऑलरेडी मैं आपको दो विधि करा चुका हूं, उत्पाद विधि और आय विधि। देखो, राष्ट्रीय आय निकालने की तीन विधियां होती हैं। एक होती है उत्पाद विधि, जिसे आप मूल्य वृद्धि विधि भी बोल सकते हो। एक होती है आय विधि, वो भी हम कर चुके हैं। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट विधि है, वो है व्यय विधि। इसको आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे या पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लो, ठीक है, ताकि आपको पीछे का कवर हो जाए। और ये वाले पार्ट में आज को आपको मैं व्यय विधि समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यय विधि। तो व्यय विधि क्या होती है, किस तरह से काम करती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले समझिए कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकल सकती है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकल सकती है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप मुझे क्या पे करेंगे, ट्यूशन फीस पे करेंगे। तो तुमने क्या करा, ट्यूशन फीस पे करी, तो तुम्हारे पास से पैसा आया, विच मीन्स तुमने क्या करा, व्यय किया। और मेरे पास पैसा आया तो मुझे क्या हुई, आय हुई। अब देख रहे हो, जब किसी व्यक्ति ने व्यय किया तो किसी व्यक्ति के लिए क्या हुई, वो आय हुई। तो ऐसा ही होता है अर्थव्यवस्था में। जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो जब भी व्यय करते हैं तो कुछ भी, चाहे वो मोमोज खरीदे, चाहे वो ट्यूशन फीस पे करें, चाहे वो घर के लिए फ्रिज परचेस करें, तो जब भी वो व्यय करेंगे तो किसी और व्यक्ति के लिए क्या बनेगा, वो आय का स्रोत बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम आय, देश की आय, राष्ट्रीय आय, व्यय से भी निकाल सकते हैं। अब इसको छोटा सा एग्जांपल देखने समझाता हूं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो व्यय करते हैं। देखो, व्यय तो सभी करते हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, कौन कौन, एक है हमारा परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र, जो परिवार क्षेत्र करता है बेटा, वो करता है उपभोग। क्या करता है, उपभोग, डिनोटेड बाय कंजम्पशन सी। उसके बाद होता है हमारा फर्म, या फिर आप उत्पादक क्षेत्र ही बोल सकते हैं उसको, उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र जो करता है वो करता है निवेश। क्या करता है, निवेश। तो इस केस में क्या हो गया, आई आ गया आपका, निवेश को इन्वेस्टमेंट के थ्रू डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र सरकारी व्यय करता है। क्या करता है, सरकारी व्यय करता है। इस सरकारी व्यय को हम जी से डिनोट कर देते हैं। इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, सी प्लस आई, क्योंकि सरकार कोई इंसान तो नहीं है। तो जो भी वो खर्चा कर रही है, वो क्या तो उपभोग पे कर रही है, निवेश पे कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है विदेशी क्षेत्र, जिसे हम शेष विश्व भी बोल देते हैं। जिस देश में हम रह रहे हैं उसके अलावा पूरे वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, शेष विश्व बोलते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं अभी मैं नॉर्मली विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। और विदेशी क्षेत्र से हम क्या करते हैं, नेट, शुद्ध निर्यात करते हैं। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात कैसे निकालते हैं जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। तो अब समझना जरा ध्यान से, परिवार क्षेत्र ने भी खर्चा करा, उत्पादक क्षेत्र ने भी खर्चा करा, सरकारी क्षेत्र ने भी खर्चा करा, और यहां पर विदेशी क्षेत्र ने भी कुछ खरीदने के लिए खर्चा करा। तो इन सभी के अगर हम खर्चों को जोड़ देंगे तो देश की क्या निकल आएगी, राष्ट्रीय आय निकल पाएगी। तो व्यय विधि में करने से पहले आपको कुछ बता दूं, जब हम व्यय विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या क्या जुड़ता है वो बता देता हूं। देखो, उसमें सबसे पहला आइटम जो जुड़ता है बेटा, वो यहां पर जुड़ेगा, ध्यान सुनना, सबसे पहला जुड़ेगा इन लोगों का खर्चा, परिवार क्षेत्र का। तो उसे बोलते हैं निजी अंतिम, आई थिंक निजी ऐसे होगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई मात्रा इधर से उधर हो जाए तुम ठीक कर लेना, अपन को तो लिखना ही नहीं है पेपर में, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो आता है बेटा निजी अंतिम भोग व्यय के बाद निजी निवेश व्यय भी बोल सकते हो आपसे, या फिर अगला निवेश व्यय से पहले आप समझिए सरकारी व्यय। ये तो हो गया किसका, निजी, निजी मतलब प्राइवेट का। लेकिन सरकार भी कुछ खर्चा करती है, तो वो जितना भी उपभोग पे खर्चा कर रही है उसे बोलेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। ये लो, ये परिवार का जुड़ गया, ये सरकार का जुड़ गया। अच्छा, लेकिन अभी देखो, हमने निवेश नहीं जोड़ा है। निवेश इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है, इन दोनों के अंदर निवेश आता है। तो मैं इन दोनों का निवेश मिला के डायरेक्ट लिख देता हूं,
सकल सकल घरेलू, देश के अंदर घरेलू पूंजी निर्माण। ध्यान रखना, आपको पता हो निवेश का दूसरा नाम होता है पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, ये आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अभी नहीं लिख रहा। पूंजी निर्माण या निवेश को मैंने आपको बताया था दो तरह का निवेश होता है, निवेश के घटक। कब? जब चैप्टर 2 कराया था समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा में, देख लेना जाके नोट्स निकाल के या फिर बुक में, कि समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं जी? पहला होता है आपका स्थिर पूंजी निवेश और एक होता है कच्चे माल में निवेश, माल सूची निवेश। तो उन दोनों निवेश को यहां पर शामिल किया था। मतलब इसके अगर मैं बोलूं तो दो सब पॉइंट हैं, एक स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी निर्माण, आप निवेश बोल सकते हो, निर्माण जो भी है, और दूसरा होता है माल सूची निवेश, जिसको आप स्टॉक में परिवर्तन ही बोल सकते हो, स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन दोनों को जोड़कर जो बनता है वो बेटा यहां पे जुड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं सकल घरेलू पूंजी निर्माण क्या होता है जी? ये इन दोनों का जोड़ होता है, याद रखिएगा, इन दोनों का जोड़ होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में सकल घरेलू पूंजी निर्माण से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट लग जाए, क्या? वो ये लग जाए कि यहां पर तुम्हें दिया हो स्थिर, कहां पर? सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, स्थिर किसके बीच? यहां पर। तो स्थिर का मतलब है इसमें केवल ये ही दिया है, अभी ये नहीं जुड़ा है, तो आपको स्टॉक में परिवर्तन को भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये लिखा है ओनली क्या? सकल घरेलू पूंजी निर्माण, बस स्थिर स्थिर नहीं लिखा, इसका मतलब टोटल दिया, इन दोनों का जोड़ ऑलरेडी इसके अंदर है। लेकिन अगर स्थिर वर्ड लगाए, इसका मतलब केवल ये है आपको स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकायदा अगली क्लास की या जो अगली हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं इसको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, बट अभी आपको पता होना चाहिए मैंने क्या बोला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो तीसरा पॉइंट के बाद चौथा जुड़ता है, वो जुड़ता है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। ठीक है, शुद्ध निर्यात जुड़ गया। अब आप नोटिस करिए, ये जो टोटल आया 1 2 3 4 आइटम का जोड़कर जो टोटल आया, इसको बोलते हैं बेटा यहां पर जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। अच्छा, ये जीडीपी एमपी की जगह एक और चीज आ सकता है, ये नई बात बता रहा हूं। क्या बेटा? ये एनडीपी एमपी भी बन सकता है। क्या चेंज है भाई? ये जीडीपी एमपी की जगह एनडीपी एमपी बन सकता है। चेंज है जी, ये जी और ये एन। कब? देखो, अगर यहां पर सकल दिया है तब तो क्या बनेगा? ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो दिया है, तो ये जीडीपीएमपी बनेगा, जीडीपीएमपी, सकल घरेलू पूंजी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण। लेकिन अगर यहां पर सकल की जगह पे लिखा है शुद्ध, तो इस केस में बनेगा बेटा क्या? एनडीपीएमपी। ये बात बहुत ध्यान करने वाली है, बच्चों को व्यय विधि समझ क्यों नहीं आती है, ये दो पॉइंट की वजह से समझ नहीं आती है। कौन कौन से दो पॉइंट? एक तो ये सकल और शुद्ध वाला पॉइंट, सकल होगा तो ये जी होगा, बाकी सब सेम है, और अगर शुद्ध होगा यहां पर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण होगा, तो फिर ये जी ना बन के बनेगा एनडीपीएमपी। बच्चों को समझ नहीं आता जल्दी, शायद आपको भी ना समझ आए। अगर समझ आ गया ना कि सर मुझे तो आ गया समझ, कमेंट में डन कर देना कि सर मुझे समझ आ गया ये टॉपिक। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, लिख देना यार, मुझे पता तो पड़ता रहेगा कि तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा, लिख देना सर समझ आ गया वाला। और दूसरी बात जो मैंने बताई थी वाला स्थिर वाला, अगर क्वेश्चन में सकल या शुद्ध कुछ भी दिया है उसके साथ स्थिर लगा है, इसका मतलब पूरा निवेश है ही नहीं, निवेश में तो स्टॉक में परिवर्तन भी जुड़ता है। लेकिन अगर स्थिर नहीं दिया, इसका मतलब ओनली दिया है सकल घरेलू पूंजी निर्माण या शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, तो इस केस में इसका मतलब ये दोनों ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, स्थिर भी और माल सूची बोले तो स्टॉक में परिवर्तन भी। लेकिन अगर स्थिर लगा है तो स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा क्या निकल चुका है, मान लेते हैं जीडीपीएमपी निकल चुका है, और हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को पता होगा आपको क्या बोलते हैं? एनपीएफसी। और हमारे पास आ क्या चुका है? मान लेते हैं अभी आ चुका है जीडीपीएमपी। अब इसे कन्वर्ट कर देंगे, ग्रॉस को नेट बनाएंगे। सकल को शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं? मूल्य ह्रास का माइनस करते हैं, मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? हम डेप बोलते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो प्लस करते हैं हम एनएफआईए, एनएफआईए, और एमपी को एफसी बनाना है तो माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष
कर, ठीक है। ये 3 तरह से आप इसको एनएनपीएफसी को निकाल सकते हैं, मतलब 3 आइटम करने पड़ेंगे। नोटिस करो, अगर ये जीडीपीएमपी की जगह पे क्या होता है, एनडीपीएमपी होता, तो इस केस में सब कुछ सेम रहता, लेकिन ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि ग्रो नेट को नेट बनाने के लिए, एनएनपीएफसी बनाने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एन बना हुआ है। तो केवल एनएफआईए प्लस होता और एनआईटी माइनस होता। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहां पर। तो ये तो थे हमारे कौन से व्यय विधि के न्यूमेरिकल या कह लो फॉर्मूला। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह से काम करेगा। नाउ अब आता है इसके बाद एक टॉपिक और जो आपको पता होना चाहिए व्यय विधि करते वक्त, कि क्या व्यय विधि की सावधानियां क्या है। मतलब अगर व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। देखो मैं यहां पर 4 बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उनको नोट करते चलेगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। पहला, दोहरी गणना से पहली जो सावधानी बता रहा हूं, दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु के मूल्यों को राष्ट्रीय में जोड़ते हैं, जबकि मध्यवर्ती पर किए गए व्यय को नहीं जोड़ते हैं। कई बार हम जब कोई चीज खरीद रहे हैं ना, तो एक बार नई वस्तु खरीदते हैं, कई बार पुरानी वस्तु खरीदते हैं। या फिर आप ये बोल लीजिए, उसको मैं बात बताऊंगा, मान लो एक चाय वाला जो खर्चा कर रहा है वो कई सारी चीजों पे कर रहा है, चाय पत्ती पे भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ध्यान रखना, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालते वक्त केवल अंतिम वस्तु की कीमत को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ना, व्यय को, मध्यवर्ती व्यय को जोड़ दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, अंतिम को लेते हैं, मध्यवर्ती के व्यय को नहीं लेते, याद रखिएगा। दूसरा, पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय में नहीं जोड़ते, क्योंकि इसका पहले से ही किसी उत्पादन वर्ष में मूल्य शामिल है। यस, आपने सुना सेकंड हैंड कार खरीदी है मैंने, सेकंड हैंड फोन खरीदा मैंने, सेकंड हैंड डैश 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 मतलब कैमरा खरीदा मैंने। तो इस केस में सेकंड हैंड अब जब आपने परचेज किया तो आपने पैसा दिया, लेकिन वो पैसा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब उसे किसी पहले व्यक्ति ने पहले खरीदा था, बोले तो फर्स्ट हैंड, जब पहले खरीदा था तो वो ऑलरेडी उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है। इसलिए जब आप दोबारा से उसको खरीद रहे हैं और व्यय कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। मतलब पुरानी वस्तु पे किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तीसरा, शेयर तथा बॉन्ड पर किए गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कहते, ये मात्र कागजी दावे होते हैं, ना कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। करेक्ट, अगर मार्केट में आप शेयर या बॉन्ड या कुछ भी परचेस कर रहे हैं ऐसी, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय में शामिल नहीं किए जाते। सरकार व्यय कर रही है, आपको कई सारे वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, वेल आपको तो नहीं देगी, बूढ़े बाड़ों को देगी जो 60 साल से ऊपर हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, छात्रवृत्ति, है ना। तो सरकार जो पैसे दे रही है, हस्तांतरण आय तुम्हारे लिए, सरकार के लिए हस्तांतरण व्यय है। सरकार ने जब व्यय किया तो यह भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं माना जाएगा, सरकारी क्षेत्र द्वारा सरकारी व्यय का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो मेरी तरफ से कुछ 4 ये सावधानियां थी। अगर आपके पास कोई और भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये सावधानी रह गई है, और उसको हम देखेंगे किसी डाउट क्लास में क्लियर करने की। मेरी तरफ से व्यय विधि के अंदर ये आपको पता होना चाहिए। अब 3 चीजें मैंने बता दिया। व्यय विधि क्या होती है, जहां पर व्यय से खर्चा निकाला जाता है, देश की आय निकाली जाती है। उसके बाद इसमें क्षेत्र कितने आते हैं जी, 4-6 तरह थे, उनके सबके खर्चों को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है। वेल टोटल क्या बनता है, जीडीपीएमपी बनता है और एनडीपीएमपी बनता है। वो वाला किस्सा समझ जाना, सकल शुद्ध वाला और ये स्थिर वाला, यही 2 पॉइंट है। अगर इसको समझ गए, व्यय विधि आ गई। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना, राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको सिखाया कि जीडीपीएमपी से कैसे राष्ट्रीय आय निकालेंगे। हो सकता है यहां पर कुछ और भी निकालने को आ जाए सॉरी, कुछ ज्यादा सीरियस टॉपिक हो गया। हो सकता है यहां पर कुछ और भी ज्यादा निकालने को आ जाए, मतलब राष्ट्रीय आय ना निकाल के एनडीपीएफसी आ जाए तो उसको एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्यय विधि का प्रयोग करते वक्त आपको किस सावधानियों का या किन सावधानियों को प्रयोग में लाना है। इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, सर इतना तो क्लियर है। इतना तो कमेंट में क्लियर ही लिख देना, क्लियर। तो उसके बाद मैं आगे के टॉपिक को और फर्दर डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। और जब आप मुझे क्लियर या डन लिख देते ना कमेंट में, तो मुझे पता पड़ता रहता है कि हाँ जी इनको समझ आ रहा है। ठीक है, अब आगे वीडियो बनाई जा सकती है। जब रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो तो मन नहीं करता फिर आगे वीडियो बनाने का। तो रिस्पॉन्स देता रहो, मैं वीडियो बनाते रहूंगा भाई। ठीक है, बाद बाकी लाइक तो ठोकी दो यार। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।